हमारे चर्चा के बिंदु हैं चालकत्व तथा चालकता, प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता और मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। हम इन बिंदुओं पर चर्चा वैद्युत अपघटनी चालक के संदर्भ में करेंगे। हम वैद्युत अपघटनी चालक को समझें इसके पहले हमें सीखना होगा विद्यार्थियों कि वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। अब ये आपके सामने दिया गया है कि ये रासायनिक पदार्थ है जिसे हम दो भागों में बांटते हैं, एक विद्युत अपघट्य और दूसरा विद्युत अनअपघट्य। उसी विद्युत अपघट्य को दो भागों में प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य में विभाजित किया गया है। अब ये रासायनिक पदार्थ क्या है, इसके लिए हम आपको एक छोटी सी तुलना बताते हैं। जैसे आप देखते हैं कि इंग्लिश में ए से जेड तक 26 अल्फाबेट होते हैं और ये 26 अल्फाबेट मिल करके बहुत सारे शब्द बनाते हैं। जैसे आप देखते हैं बैट, कैट, और हर वर्ड का जो मीनिंग है वो अलग अलग होता है। इसी तरह से अगर आप केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री में परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 118 तक के तत्व हैं। इन तत्वों के परमाणु मिल करके अणुओं का निर्माण करते हैं, जैसे NaCl, एसिटिक एसिड और ग्लूकोज। तो सोडियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड, ग्लूकोज, इन सब के लिए एक नाम देना चाहें तो ये रासायनिक पदार्थ हैं। अब आप कहते हैं कि जब ये सारे रासायनिक पदार्थ हैं तो उनमें से कोई विद्युत अपघट्य और कोई विद्युत अनअपघट्य कैसे हो जाता है। उसका उत्तर है विद्यार्थियों कि विद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन या गलित अवस्था में आयनित हो जाते हैं। जैसे आप देखें, ये एक कंटेनर ले लें और इसमें ये वाटर ले लें और अगर आप इसमें NaCl मिला दें तो विलयन में जो NaCl है ये आयनित होकर के Na प्लस और Cl माइनस, ये आपका कंटेनर है, इसमें हमने NaCl मिला दिया। इस कंटेनर में जल है, तो जैसे ही आप NaCl मिलाते हैं ये विलयन में जा करके अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। तो जो पदार्थ विलयन में आयनित हो जाता है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। अब कहते हैं कि क्यों सोडियम क्लोराइड प्रबल विद्युत अपघट्य है और एसिटिक एसिड दुर्बल विद्युत अपघट्य है। जो विद्युत अपघट्य विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाए जैसे NaCl, वो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। जो विद्युत अपघट्य विलयन में पूर्ण रूप से आयनित ना हो वो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। यहां आपके पास ये ग्लूकोज है, अगर आप इसका जलीय विलयन ले लें तो ये आयनित नहीं होता। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो आयनित नहीं होते हैं उन्हें हम विद्युत अनअपघट्य कहते हैं। अब कहते हैं कि विद्युत अपघटनी चालक से क्या अभिप्राय है। जैसे यहां आपको एक विद्युत अपघटनी सेल का फिगर दिखाया गया है। यहां हम विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन ले लें और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दें और इलेक्ट्रोडों का संबंध ये बैटरी जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है किया गया है। ये एनोड है और ये कैथोड है। तो कहते हैं कि विलयन के अंदर अगर आप देखें तो जब हम यहां से धारा प्रवाहित करते हैं तो विलयन के अंदर जो धारा का प्रवाह है वो आयनों के द्वारा होता है और यहां जो इलेक्ट्रोड है यहां धारा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बहती है।
तो इसी आधार पर ये जो आपका चालक है वो दो तरह का होता है। चालक किसे कहते हैं? जिससे हो करके धारा प्रवाहित हो जाए। और धारा का प्रवाह आपने सीखा कि दो तरह से होता है। पहला किससे? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, और दूसरा किससे? आयनों के द्वारा। अब चालक दो तरह के हो गए। पहला है धात्विक चालक और दूसरा है विद्युत अपघटनी चालक। ये आपका लिखा गया है कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये धात्विक चालक हैं और इनमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ये वैद्युत अपघटनी चालक हैं। इसको आपको स्पष्ट किया गया इसी फिगर के माध्यम से कि यहां आपको दिख रहा है कि ये कंटेनर है और इसमें लिया गया है विद्युत अपघट्य का विलयन, और इसमें ये जो दोनों इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, और अगर हम यहां बैटरी से धारा प्रवाहित करें तो ये यहां इलेक्ट्रोडों के बीच जो है धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। अर्थात यहां धारा जो है वो जो विद्युत अपघट्य आयन देता है उसके द्वारा प्रवाहित होती है। अगर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन वैद्युत का प्रवाह करते हैं, इन्हें ही वैद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आप जान गए होंगे कि वैद्युत अपघटनी चालक क्या है। अब हमें सीखना है कि वैद्युत अपघटनी विलयनों का प्रतिरोध क्या होता है। आप अपने भौतिकी में इन सब को पढ़ चुके हैं, लेकिन वो संदर्भ आपने धात्विक चालक के संदर्भ में पढ़ा है। यहां वही संदर्भ हम वैद्युत अपघटनी चालक के संदर्भ में पढ़ेंगे, जहां धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। तो अगर आप प्रतिरोध की डेफिनेशन देखें तो कहते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न किया गया अवरोध उस विलयन का प्रतिरोध कहलाता है, और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। और ये R जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के। तो L जो है वो चालक की लंबाई है और A जो है चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है। अब आप देखें तो यहां R प्रोपोर्शनल टू L बाई A, और प्रोपोर्शनैलिटी को हमने इक्वलिटी में बदला तो हमें आ गया ये रो। रो को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ये जो R है जिसे हम प्रतिरोध कह रहे थे, इसका मात्रक आप जानते हैं कि इसका मात्रक ओम होता है और इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब अगली शब्दावली जो विद्युत अपघटनी चालकों के संदर्भ में हमें डिस्कस करना है वो है वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। तो अगर आप डेफिनेशन के तौर पर देखें तो कहते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित करने पर विलयन द्वारा धारा प्रवाह में दी गई सहायता उसका चालकत्व कहलाती है और इसे G से प्रदर्शित करते हैं। तो आप विद्यार्थियों समझ गए कि प्रतिरोध और चालकत्व एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, इसीलिए यहां लिखा गया है G इक्वल टू 1/R। अगर मात्रक की बात करें तो अभी आपने देखा कि R का मात्रक ओम है, तो जो चालकत्व का मात्रक है वो है ओम इनवर्स या मो, और इसका यसाई मात्रक जो है वो साइमन है और इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दो चीजों का आपके सामने विद्यार्थियों डिस्कशन हुआ, एक तो प्रतिरोध का
और दूसरा चालकत्व का। और आप ये भली भांति जान गए कि प्रतिरोध और चालकत्व एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अब हम देखते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध के लिए आजकल ये प्रतिरोधकता शब्द प्रयुक्त होता है या IUPAC ने इसे ही प्रयुक्त करने के लिए निर्देशित किया है। अब कहते हैं कि ये है क्या, तो उसका उत्तर है कि एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के चालक का प्रतिरोध इसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। तो वास्तव में जो समझे विद्यार्थियों कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो वास्तव में प्रतिरोध है, लेकिन हमें ये देखना है कि किस मामले में ये विशिष्ट है, स्पेसिफिक है। ये इस मामले में विशिष्ट है कि अगर आप जो चालक की लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर ले लें और उसका जो A की वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि R इक्वल टू रो। इसीलिए डेफिनेशन में आया कि एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के चालक का प्रतिरोध इसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यहां से आप मात्रक भी देख सकते हैं कि ये विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र है। तो आप जानते हैं कि R का मात्रक ओम है और A का सेंटीमीटर स्क्वायर और L का सेंटीमीटर, तो इसका मात्रक ओम सेंटीमीटर होगा। अगर ये L और A मीटर यूनिट में लिए जाए तो इसका मात्रक ओम मीटर भी होता है। अब अगला जो हमें डिस्कस करना है वो है विशिष्ट चालकत्व या चालकता। तो ये आपके सामने अभी डिस्कस हुआ जिसे आप कह रहे थे प्रतिरोधकता। इसका नोटेशन क्या है विद्यार्थियों? इसका नोटेशन है रो। तो कहते हैं कि प्रतिरोधकता का प्रतिलोम ही विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाता है और इसे प्रदर्शित करते हैं कप्पा से। तो आपको स्पष्ट हो गया बच्चों कि ये कप्पा इक्वल टू किसके हो जाएगा? कप्पा इक्वल टू हो जाएगा 1/रो। अब आप देख रहे थे कि जो रो होता है वो इक्वल होता है R इंटू A/L। तो हम यहां अगर इसकी वैल्यू रख दें तो हमें कप्पा का जो फार्मूला मिलेगा वो होगा कप्पा इक्वल टू 1/R इंटू L/A। और आप देख रहे थे कि 1/R इक्वल टू किसके है? G के। तो हमारा ये फार्मूला आ जाएगा कप्पा इक्वल टू G इंटू L/A। और G क्या है विद्यार्थियों? G जो है वो चालकत्व है। अगर आप इस L/A को देखें तो इस L/A को हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो अगर सेंटीमीटर यूनिट प्रयुक्त करें तो ये सेंटीमीटर और नीचे क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेल स्थिरांक की यूनिट जो होगी वो सेंटीमीटर इनवर्स होगी। अगर इसको मीटर में लें तब सेल स्थिरांक की यूनिट, जैसे L को मीटर में लें तो L मीटर हो गया और ये कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो जो सेल स्थिरांक की यूनिट होगी वो मीटर इनवर्स हो जाएगी। तो ये था विशिष्ट चालकत्व या चालकता के बारे में मित्रों। और ये आप देखें कि इसका जो SI मात्रक है वो साइमन मीटर इनवर्स है और इसे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में भी व्यक्त करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब इसका कंसेप्ट उत्तर प्रदेश और आपको स्पष्ट हो जाए तो इसी पर आधारित एक आंकिक प्रश्न आपको दिया गया है। और वो आंकिक प्रश्न है कि 298 केल्विन पर एक चालकता सेल जिसमें 0.001 मोलर KCl विलेन है का प्रतिरोध 1500
ओम है, तो ये आर की वैल्यू है। अब कहते हैं कि इसी विलेन का जो चालकता है उसकी वैल्यू ये दी गई है और आपको कैलकुलेट करना है सेल कांस्टेंट। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है अभी हमने सीखा, कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए। अब एल बाई ए कैलकुलेट करना है तो एल बाई ए हो जाएगा कप्पा इंटू आर, और हमें दोनों की वैल्यू दी गई है तो इसकी वैल्यू हम कप्पा की रखते हैं और आर की रखते हैं, तो एल बाई ए की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रश्न के लिए एल बाई ए आया 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये अगला डिस्कशन आपको करना है विद्यार्थियों, और ये कहलाता है तुल्यांकी चालकता। अब पहले तो प्रश्न यही आता है कि तुल्यांकी चालकता क्या है। तो अगर आप डेफिनेशन के तौर पर देखें तो कहते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य के उस विलेन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो, तुल्यांकी चालकता ये लिखा है लैम्डा इक्यू। इक्यू जो लिखा है इसका मीनिंग है इक्विवेलेंट। तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या कहलाता है? तुल्यांकी चालकता कहलाती है। अब अगर हम इसे और आपको स्पष्ट करें तो माना किसी विलेन के 20 मिलीलीटर आयतन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला है, तो इस 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य की मात्रा को आपको स्पष्ट करें। कहते हैं कि अगर किसी पदार्थ के तुल्यांकी भार के बराबर भार ले लें तो वही 1 ग्राम तुल्यांक कहलाता है। अब यहां विद्युत अपघट्य है तो किसी विद्युत अपघट्य के तुल्यांकी भार के बराबर अगर भार ले लें तो वो कहलाता है 1 ग्राम तुल्यांक। तो कहते हैं कि अगर हम ये मान लें कि किसी विलेन के 20 मिलीलीटर आयतन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला है तो तुल्यांकी चालकता हो जाएगी ये लैम्डा इक्यू इक्वल टू कप्पा इंटू वी। अब इसी को करें तो लैम्डा इक्विवेलेंट हो जाएगी कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, और ये हो जाएगी लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। तो ये एन क्या है विद्यार्थियों? एन जो है ये सांद्रता व्यक्त करने की एक इकाई है, इसे नार्मलता कहते हैं। कहते हैं कि अगर 1 लीटर विलेन में किसी विद्युत अपघट्य का या किसी भी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो तो वही विलेन की नार्मलता कहलाती है। अब ये कहते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है। कहते हैं कि अगर 1 ग्राम तुल्यांक 1000 मिलीलीटर विलेन में उपस्थित हो तब भी वो विलेन की नार्मलता कहलाएगी। तो यहां जो सांद्रता थी वो सांद्रता वास्तव में क्या है? नार्मलता है। तो इस सूत्र से जो आपके सामने है इससे हम विद्युत अपघट्य के विलेन की तुल्यांकी चालकता निकाल सकते हैं। अब अगर तुल्यांकी चालकता की मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक है विद्यार्थियों ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स। अगला जो डिस्कशन आपके सामने करना है वो है मोलर चालकता। मोलर चालकता का जो प्रदर्शन है ये आपके सामने है, और ये क्या है विद्यार्थियों? लैम्डा एम। तो कहते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य के उस विलेन की चालकता जिसमें 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य घुला हो मोलर चालकता कहलाती है। तो 1 ग्राम अणु का मतलब हुआ 1 मोल। अब हम ये माने कि अगर 20 मिलीलीटर आयतन में 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला हो तब मोलर चालकता हो जाएगी लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू वी। अब इसी को आप देखें कि V के प्लेस पर, V के स्थान पर आ गया
1000/c। तो कहते हैं कि सांद्रता और तनुता एक दूसरे के विद्यार्थियों व्युत्क्रम होते हैं। तो V जो है वो विलेन की तनुता है और C जो है वो विलेन की सांद्रता है। तो हमारे पास जो मोलर चालकता का सूत्र आया लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। इस सूत्र से आप विद्युत अपघट्य के विलेन की मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। अब ये आता कैसे है विद्यार्थियों, इसे मैं आपको स्पष्ट कर दूं। ये कप्पा का मात्रक आप जानते हैं और जो m का मात्रक यहां होगा वो होगा मोल सेंटीमीटर क्यूब। अब मोल सेंटीमीटर क्यूब और कप्पा का मात्रक आप जानते हैं ये मोल सेंटीमीटर -3 होगा, क्योंकि इसे आप और स्पष्टता से सीख लें। जैसे मोल पर सेंटीमीटर क्यूब है, अगर इसे इसके साथ लिखें तो ये हो जाएगा मोल सेंटीमीटर और पावर इसकी कितनी होगी -3। कप्पा का मात्रक आप जानते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये मोल जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये मोल इनवर्स हो जाएगा और सेंटीमीटर की जो पावर -3 है ये जब न्यूमरेटर में जाएगी तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और इसमें पहले से ही सेंटीमीटर इनवर्स है तो इसी आधार पर मात्रक आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपको और स्पष्ट हो जाए इसी पर आधारित आपको विद्यार्थियों एक प्रश्न दिया गया है कि 298 केल्विन पर 0.20 मोलर KCl विलेन की चालकता का ये मान दिया गया है। आपको इसकी मोलर चालकता का परिकलन करना है। तो मोलर चालकता के परिकलन का आप देखते हैं कि ये मोलर चालकता का सूत्र है। इसमें आपको कप्पा की वैल्यू दी गई है और यम ये आपको दिया गया है 0.20 यम KCl। इसका मतलब KCl विलेन की सांद्रता मोलरता इकाई में कितनी है 0.20। तो हमने यम की वैल्यू रख दिया तो इससे हमें लैम्डा यम जो मोलर चालकता है उसकी वैल्यू आ गई। अब आप देखें ये जो हेडिंग आपके पास है वो है मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। तनुता का मतलब आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे कोई विलेन है, अगर उसमें विलायक मिलाते जाएं तो विलेन की सांद्रता घटती है और उसका आयतन बढ़ता है। यही घटना विलेन का तनुकरण कहलाती है। कहते हैं कि अगर हम किसी विद्युत अपघट्य के विलेन का तनुकरण करें, डाइल्यूशन करें, तो उसका उत्तर यह है कि तनुता बढ़ाने पर जो मोलर चालकता है वो बढ़ती है। अब ये भी बात आती है, कहते हैं कि तनुता अगर आप बढ़ा रहे हैं तो चालकता बढ़ती तो है, लेकिन आप इसे प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए स्पष्ट कीजिए। तो हम इसे दोनों के लिए देखते हैं। पहले आप देखें प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए। अब कहते हैं कि प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा यम का मान अगर आप तनुता बढ़ाएं तो वो बढ़ेगा और इसे हम एक समीकरण से व्यक्त करते हैं। ये समीकरण आपके पास लिखा हुआ है लैम्डा यम इक्वल टू लैम्डा नॉट यम माइनस AC पावर 1/2। अब इसे हम कहते हैं डेबाय हकल आर्नसेगर इक्वेशन। अगर इस समीकरण को लैम्डा यम तथा C पावर 1/2 को हम विपरीत आरेखित करें। विपरीत आरेखित करने का मतलब कि हम इसे दो एक्सिस x और y एक्सिस पर ले लें। तो यहां आपको दिख रहा है इधर हमने लैम्डा यम लिया है और इधर रूट C लिया है जो था C पावर 1/2। तो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लाइन है और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है
ये लाइन आपके सामने आ रही है। वीक इलेक्ट्रोलाइट को और स्पष्ट करने के लिए ये अलग से वही ग्राफ दिखाया गया है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के उदाहरण में मान लो ये KCl के लिए है और ये एसिटिक एसिड के लिए है। तो ये बात आती है कि यहां जो लैम्डा यम नॉट है, इस लैम्डा यम नॉट को कहते हैं सीमांत मूलर चालकता, या इसी को कहते हैं अनंत तनुता पर मूलर चालकता। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इसे एक्सट्रापोलेशन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू तो ज्ञात हो जाती है, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए हम लैम्डा एम का मान एक्सट्रापोलेशन द्वारा नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो लैम्डा एम और रूट सी में जो लाइन प्राप्त होती है वो स्ट्रेट लाइन है लगभग, लेकिन यहां इस तरह की लाइन नहीं है, इसलिए हम एक्सट्रापोलेशन द्वारा जो लैम्डा नॉट यम है या सीमांत मूलर चालकता है वो दुर्बल विद्युत अपघट्टियों के लिए ज्ञात नहीं कर सकते। तब कहते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्टियों के लिए लैम्डा नॉट यम का मान कैसे निकाला जाता है। उसका उत्तर है विद्यार्थियों, इसे हम ज्ञात करते हैं एक नियम से, और उस नियम को कहते हैं कोलराउस नियम, जिसकी चर्चा हम आपसे व्याख्यान 5 में करेंगे। यहां जो ए आपके पास आया था, ये एक स्थिरांक है और इसका मान निर्भर करता है विद्युत अपघट्य के प्रकार पर। और प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए आपने देखा था कि जो अंतःखंड है उससे हम सीमांत मूलर चालकता और जो उसका ढाल है उससे हम ए की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए आपको बताया गया कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों का पूर्ण आयन नहीं होता, तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता भी हम नहीं ज्ञात कर सकते। इनका ये निकालते हैं अल्फा का मान, और अल्फा का मान कैसे निकालता है? अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। लैम्डा एम जो है सी सांद्रता पर मोलर चालकता है और लैम्डा एम नॉट जो है वो अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। और दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए ये वियोजन स्थिरांक का समीकरण है K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जिसे हम ओस्टवाल्ड के तनुता नियम सूत्र से बहुत स्पष्टता से समझते हैं। अब इसी पर आधारित आपको एक प्रश्न दिया गया है कि ये एसिटिक अम्ल है जो एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसकी इतनी मोलर जो 0.00241 मोलर सांद्रता का विलयन है, इसकी चालकता दी गई है। आपको निकालना है मोलर चालकता और इसके लैम्डा नॉट यम जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता है उसका मान दिया है, तो वियोजन स्थिरांक निकालना है। इसमें विद्यार्थियों ये दो सूत्र प्रयुक्त होंगे, मोलर चालकता के लिए ये और वियोजन स्थिरांक के लिए ये सूत्र प्रयुक्त होगा। आप आगे अगर देखें तो हम इन्हीं सूत्रों में सिंपली मान रख देते हैं, तो हमको लैम्डा एम का मान आ गया। हमें के का मान निकालना है तो पहले अल्फा का मान निकालते हैं और अल्फा का मान निकालेंगे तो फिर इस फार्मूले में रख करके के का मान आ जाएगा। इसी पर आधारित कुछ असाइनमेंट विद्यार्थियों आपको दिए गए हैं। पहला असाइनमेंट है, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए, सांद्रता के साथ इसके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। अभी हम इसको स्पष्ट आपको कर रहे थे। दूसरा सवाल है कि दुर्बल तथा प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, उनके विलयन की मोलर चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव होता है। यह तीसरा प्रश्न आपके पास है कि प्रबल विद्युत अपघट्यों की चालकता तनुता पर थोड़ी बढ़ती है, तनुता पर घटती है, तनुता के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, विद्युत अपघट्य के घनत्व पर निर्भर करती है। तो इसका उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? इसका उत्तर होगा कि तनुता पर थोड़ी बढ़ती है, जिसे हमने आपको अभी व्याख्यान में स्पष्ट किया। आज के व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में इसी अध्याय के और तथ्यों की विद्यार्थियों आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।